इंडियन पिनल कोड की सेक्शंस को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि इंडियन पिनल कोड जब नहीं था तो उससे पहले कौन से लॉज फॉलो किए जाते थे और इंडियन पिनल कोड 1860 किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। तो इसे जानने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइड करनी पड़ेगी, एंशियंट, देन मिडीवियल, देन मॉडर्न, जो पूरे का पूरा है। तो अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एंशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ फॉलो किया जाता था और उसके जो मेन 3 सोर्सेज थे वो अर्थशास्त्र, दूसरा मनुस्मृति और तीसरा रजनावाल्का स्मृति थी। इन तीनों में से भी जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता था वो मनुस्मृति है, जिसको कोड ऑफ मनु भी कहा जाता है। और इसी तरीके से ये जो क्रिमिनल लॉ है ये फॉलो किया जाता रहा तब तक जब तक कि एक नई सिविलाइजेशन इंडिया में बढ़नी शुरू नहीं होगी। यानी कि जब मुस्लिम्स ने कन्क्विस्ट किया है इंडिया, तो आपको ये मालूम है कि जब भी किसी रीजन को कोई नए लोग आके कन्क्विस्ट करते हैं तो वो लॉज भी अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब मुस्लिम्स इंडिया में आए तो मुस्लिम्स ने अपना लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम इस्लामिक लॉ या फिर कुछ लोग उसे मोहम्मदन लॉ भी कहते हैं, बट द करेक्ट टर्म इज़ इस्लामिक लॉ। तो इस्लामिक लॉ फॉलो किया, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और फिर उसी तरीके से वो कंसोलिडेट होता चला गया, जिसके जो 4 मेन सोर्सेज हैं, या एक 5th वन भी है, इज्तिहाद भी है। जो मेन 4 हैं वो कुरान है, हदीस है, इजमा है और क़ियास है। इस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन सा सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है इंडिया में, तो पहले तो जब उन्होंने खुद की पोजीशन मजबूत कर ली, मगर उन्होंने इंडियन लॉज के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की शुरू में। यानी कि स्टेटस को जो था, या जो मोहम्मदन लॉ या इस्लामिक लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसको उन्होंने कंटिन्यू रहने दिया। मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि क्योंकि अब उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो अब उन्हें क्योंकि अपना कल्चर भी आगे स्प्रेड करना था, अपनी पोजीशन भी और ज़्यादा कंसोलिडेट करनी थी, उसके लिए ज़रूरी था कि उनका खुद का जो लीगल सिस्टम हो वो उनका खुद का हो, सोर्सेज जो हैं वो उनके खुद के हों। तो जिसके लिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियां लाना शुरू कर दी। 1832 में उन्होंने कुछ रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की, मगर ये जो रेगुलेशंस थी या जो अमेंडमेंट्स थे, जो न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये सब के सब प्रेसिडेंसीज में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, सिर्फ लिमिट रह गए बंगाल की प्रेसिडेंसी तक। जिसके बाद ये हुआ कि अलग अलग जो प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पर अलग अलग तरह के रूल्स फॉलो किए जाते रहे और इसी को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हर जगह एक ही लॉ होना चाहिए। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1833 के चार्टर के ज़रिए ऑल इंडिया लेजिस्लेचर क्रिएट की गई। फिर इसके साथ साथ लॉ मेंबर जो है इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल उसको इंट्रोड्यूस किया गया और साथ साथ में लॉ कमीशन भी इंट्रोड्यूस की गई। तो जो लॉ कमीशन थी, इट बिकेम एक्चुअली द सोर्स ऑफ चेंज इन इंडिया। इसी लॉ कमीशन ने लॉर्ड मैकेले की चेयरमैनशिप के अंडर 1834 में पहली जो लॉ कमीशन है वो अपॉइंट की गई और इसी ने फिर जो इंडियन पिनल कोड है उसको इंट्रोड्यूस करने की, उसको कंसोलिडेट करने का जो सजेशन दिया वो इसी लॉ कमीशन ने दिया था। 1837 में जो लॉ कमीशन थी उसने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया इंडियन पिनल कोड का, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, जिसको रेक्टिफाई किया गया, कुछ जो चीज़ें थी वो हटाई गई, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें बहुत बड़ा रोल सर बर्नेस पीकॉक का रहा है और भी बहुत सारे लोग इसमें मौजूद थे। फिर जो फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो 1850 में हुआ है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट किया गया 1856 में, और फाइनली 1860 में जो ये इंडियन पिनल कोड था उसको एसेंट दे दी उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने। और फाइनली जो 1860 में एसेंट दी गई थी मगर वो उस वक्त लागू नहीं हुआ था। ये जो इंडियन पिनल कोड है वो 1862 में लागू हुआ था। तो इस तरीके से एंशियंट जो हिंदू क्रिमिनल लॉ से फिर जो इस्लामिक क्रिमिनल लॉ था और उसके बाद फिर जो आज का हमारे पास जो कोड मौजूद है वो इंडियन पिनल कोड है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 1 की। थैंक यू।